दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। आप सभी को पता होगा कि जो सीटेट का पेपर होता है उसमें पर्यावरण अध्ययन विषय का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जिसे आप ईवीएस के नाम से भी जानते हैं। तो ईवीएस से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 30 प्रश्नों के लिए मैं आपको 2 वीडियोज़ की एक मैराथन क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ ठीक से देख लिए तो आपके सीटेट में 30 में से 30 पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अब ऐसा मैं ये कैसे कह सकता हूँ, तो जो आपके ईवीएस के प्रश्न आते हैं उसमें 15 प्रश्न तो आपके थ्योरी बेस्ड रहते हैं और 15 प्रश्न पेडागॉजी के रहते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं ये एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 की ईवीएस की किताबों से रहते हैं और ये किताबें एनसीईआरटी में आसपास के नाम से चलती हैं। आप उन किताबों को भी देख सकते हैं, पर उन किताबों से ही मैंने इस वीडियो के लिए एक पीडीएफ तैयार किया है और इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बात आपको वीडियो एंड होते होते समझ में आ जाएगी कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट थी। लास्ट में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अभी इस वीडियो में जो ये वीडियो आपका होने वाला है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का होने वाला है, यानी कि अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह देख लिया तो आपके ईवीएस के 15 में से 15 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलूँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला देखिए, जो बच्चा होता है, कोई भी बालक होता है, उसका जो पहला स्कूल होता है ना वो परिवार होता है। यानी कि जब बच्चा सीखता है तो वो सबसे पहले कहाँ सीखेगा, पहले वो स्कूल तो चला नहीं जाता है, वो सबसे पहले अपने फैमिली में ही सीखता है। तो बच्चे का जो पहला स्कूल है वो परिवार है। ये जो फैक्ट्स हैं आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये किस टॉपिक से कहाँ से, लेकिन ये आप यकीन मानिए कि ये ईवीएस का ही सिलेबस है। अगली बात है, स्वच्छ भारत जो मिशन था वो गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दे सकता हूँ, पर इतना ही पूछता है जितना उस किताबों में लिखा हुआ है। और किताबें चूँकि कक्षा 3 की हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप कोई फैक्ट नहीं दिया है। तो जितना एग्ज़ाम में आ सकता है उन्हीं बातों का हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, एक विष्णु चिंचालकर नाम के एक कलाकार थे जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे। वो सूखे पत्तों से चित्रकारी करते थे, यानी जो पत्ते सूख जाते थे उनसे चित्रकारी करके वो चिड़िया, जानवर आदि के चित्र बनाते थे। तो नाम इनका याद रखिएगा, विष्णु चिंचालकर इनका नाम था। कुछ स्थानों के भोजन महत्वपूर्ण हैं कि कहाँ पे क्या खाया जाता है। तो हांगकांग जो जगह है वहाँ सांप का भोजन, यानी कि उसे लिंगहू फेन कहते हैं। हांगकांग में सांप का जो भोजन होता है उसे लिंगहू फेन कहते हैं, यानी इसमें सांप का व्यंजन बनाया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लास्ट में जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो आप देखेंगे कि हूबहू ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि हांगकांग में जो सांप का भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है लिंगहू फेन या फिर और कुछ भी। तो आप आगे देखिए, कश्मीर में जो सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली खाई जाती है। गोवा में भी मछली खाई जाती है, लेकिन वो समुद्र की मछली होती है और उसे नारियल के तेल में पकाया जाता है। और केरल में नारियल की करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। टैपियोका एक खाद्य पदार्थ होता है जो ज़मीन के अंदर उगता है और नारियल करी के साथ इसे खाया जाता है। तो केरल तो भी ये टैपियोका तो भी पिछले प्रीवियस ईयर में जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तभी आ गया था कि केरल के लोग उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। मतलब कहाँ के लोग उबला हुआ टैपियोका खाते हैं, तो ये केरल के लोग। तो जितनी भी बातें हैं ये पूरी फैक्ट हैं, इसे आप याद करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आएगा तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कुछ भी ईवीएस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात है, चूहों के देखने, सूंघने, छूने व स्वाद लेने की क्षमता हमसे अधिक होती है। ये अधिक होने का मतलब ये मनुष्यों से अधिक होती है कि मनुष्यों से ज़्यादा चूहे देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं। लुई ब्रेल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये फ्रांस का निवासी था। इन्हीं ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, यानी जो
लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक छू कर पढ़े जाने वाली एक लिपि का आविष्कार किसने किया था? उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा है ब्रेल। तो लुई ब्रेल जो थे फ्रांस के निवासी थे। बचपन में इनकी भी आंखें चली गई, आंखों की रोशनी चली गई थी, तो इन्होंने इस समस्या का समाधान खोज निकाला और ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया। अगली बात है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत करने के लिए आग में पकाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़े सिली लग रहे होंगे कि क्या मतलब, बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा रहे हैं, पर ऐसे ही पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, आग में पकाते हैं कि कोई और क्रिया करते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन थे, आगे आप देखेंगे। तो सीधी बात है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत करने के लिए आग में पकाया जाता है। देखिए, जो मैना पक्षी होती है वो झटके से गर्दन आगे पीछे करती है, और उल्लू जो होता है गर्दन पीछे तक घुमाता है, यानी उल्लू की जो गर्दन होती है वो पीछे तक घूम जाती है। ठीक है, कुछ जगहों के जो घर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो असम में बांस के खंभे पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं बारिश की वजह से। मजबूत बांस के खंभों पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, यानी जैसे ऐसे बांस के खंभे हैं, अब इसके ऊपर घर है, ये असम में बनाया जाता है ताकि नीचे अगर पानी भी भर जाए तो ऊपर आदमी रह लेते हैं। ठीक है, अगली बात है कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो पहाड़ों पर पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में जो घर बनाने की प्रक्रिया होती है वो मिट्टी की दीवारें होती हैं और कटीली झाड़ियों की छत होती है। राजस्थान में मिट्टी की दीवारें वाले मकान पाए जाते हैं, उसके छत जो होते हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस जगह की जो घर होते हैं वहाँ मिट्टी की दीवारें पाई जाती है और कटीली झाड़ियों की छत पाई जाती है, तो इसका उत्तर राजस्थान होगा। अब देखिए, कहाँ जैसे आने जाने के साधन है, कहाँ पे किस तरह से व्यवस्था रहती है। तो असम में बांस के पुल बनाए जाते हैं। जैसे दो जगह, जैसे नदी को पार करना हुआ तो ये नदी है तो इस पर बांस के पुल बनाए जाएंगे और उसी पे होके लोग रास्ते को पार कर लेते हैं। लद्दाख में ठीक यही चीज़ लकड़ी से बना झूला प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि माना एक नदी ऐसे बह रही है तो यहाँ से यहाँ तक एक मजबूत लोहे की रस्सी बांध दी जाती है और उस पर एक झूला टाइप, जैसे आप मतलब कहीं देखे होंगे दर्शनीय स्थलों पर उड़न खटोला टाइप, तो उस तरह से लकड़ी से बना झूला उसी मजबूत लोहे की रस्सी के सहारे आता जाता है। उसी से लोग, उसको ट्रॉली भी बोलते हैं, उसी से लोग आते जाते हैं। ठीक है, केरल में लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जिसे फेरी कहते हैं और इसी को वेल्लम भी कहते हैं। तो केरल में नदियों को पार करने के लिए या नदियों में यात्रा करने के लिए या छोटी नदी को पार करने के लिए वेल्लम नाम की लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में यातायात के लिए ऊँट गाड़ी का सर्वाधिक प्रयोग होता है। मैदानी भागों में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। ये वर्तमान में हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यही सही है कि मैदानी भागों में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। अगली बात है पक्षियों के कान। देखिए, जानवरों के जो कान होते हैं वो तो दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि जानवरों के दो कान होते हैं, लेकिन पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते। तो ये जो कान होते हैं सिर के दोनों तरफ उनके छेद बना रहता है। जैसे ये उल्लू हो गया, इसके यहाँ पे और यहाँ पे एक छेद बना रहेगा, वही उनका कान होता है, जो कि पंखों से ढके रहते हैं, मतलब छोटे 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 पंखों से ढके रहते हैं, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता है। अब इसके आधार पर एक निष्कर्ष इन्होंने निकाला है कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं, और जिन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं तो वह शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए, अगर हम शेर की बात करें तो शेर के कान दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। वहीं हम बात करें पक्षियों की या सांप को, तो जानवरों देखो कान उनके दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्ट हो गया। अगली बात हाथी के बारे में है। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे का झुंड में सहयोग भी करते हैं। जो झुंड की सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है यानी हथिनी होती है, वही झुंड की प्रमुख या नेता होती है। ठीक है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होगी वो झुंड की नेता होगी। एक झुंड में 10 से 12 हथिनी रहती यानी मादा हाथी, और जो बच्चे होते हैं
वो 14-15 वर्ष के बाद झुंड को छोड़ देते हैं। यानी शुरू में तो वो झुंड में रहते हैं, लेकिन जब 14-15 साल के हो जाते हैं वो तो झुंड छोड़ देते हैं। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है, ये अनुमानित है, पर एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेगा कि हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा सकता है। विकल्प में रहेगा 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो। तो आपको 100 लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाथी के बारे में एक और फैक्ट है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे हाथी सोते हैं। ये जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मैं बाद में जब दोनों क्लास कंप्लीट कर लूँगा तो दोनों का एक मिक्स्ड पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। चींटियों के बारे में कुछ फैक्ट है। रानी चींटी अंडे देती है। अब चींटियों में कई प्रकार होते हैं, तो एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। सिपाही चींटी, जैसा कि नाम ही उसका सिपाही है, तो वह बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती हैं। तो चींटियों के काम फिक्स रहते हैं। और अंडे कौन देता है? रानी चींटी देती है। कुछ जगह के खाद्य पदार्थ है कि क्या खाए जाते हैं, तो देखिए एक फूल होता है कचनार। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है, उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। केले की फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सहजन के फूल की पकौड़ी जो खाई जाती है वो महाराष्ट्र में खाई जाती है। ठीक है, सहजन के फूलों की पकौड़ी। सहजन एक प्रकार की सब्जी होती है, आपने देखा होगा पेड़ों से लंबे लंबे सब्जियां होती हैं, वो लटकती रहती हैं, तो उन्हें खाया जाता है। तो उनके फूलों की पकौड़ी महाराष्ट्र में खाई जाती है। अब इत्र, आप जानते होंगे कि इत्र एक सुगंधित पदार्थ है, कन्नौज में इसको बनाया जाता है, यूपी के कन्नौज में। और इत्र क्या होता है? फूलों का शुद्ध अर्क होता है, यानी कि फूलों का जो शुद्ध रस होता है उसी से इत्र बनाया जाता है। कुछ शहर हैं जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्टिव किताबों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपको देखकर ये ज़रूर लगेगा कि इसका यहाँ पे बताने का कोई जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, पर ये असल में मैंने उन किताबों से छांट कर निकाले हैं। और इसी फैक्ट्स के आधार पर मैंने पिछली बार जो सीटेट का पेपर दिया था उसमें मेरे ईवीएस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए कुछ जगह के नाम हैं, गांधीधाम अहमदाबाद, और एक शहर है वलसड़, ये गुजरात में पड़ता है। अब जो वलसड़ शहर है, जैसे पूछ लेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा कि गुजरात में है कि कहाँ, ये भी पूछ सकता है, लेकिन ऐसे दे देता है कि वलसड़ शहर उत्तर प्रदेश के किस दिशा में स्थित है। तो आपको जब पता रहेगा कि वलसड़ गुजरात में है तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ लेनी। गांधीधाम और अहमदाबाद तो आपको पता होगा गुजरात में है, लेकिन वलसड़ आपके लिए नया होगा, तो आप जान लीजिए। कोझिकोड केरल में है, मडगांव गोवा में है, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में है। रंगारेड्डी जिला तेलंगाना में है। मलयालम भाषा में कुछ रिश्तों को देखिए कैसे जिक्र किया जाता है। जैसे वलीअम्मा कहा जाता है मम्मी की बड़ी बहन को, जैसे जो मौसी हैं तो जो बड़ी मौसी होती हैं उनको कहा जाता है वलीअम्मा। अम्मूमा कहा जाता है माँ की माँ यानी नानी को अम्मूमा कहा जाता है। चिट्टपन चाचा को कहा जाता है, और कंजम्मा कहा जाता है चाची को। ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। वलीअम्मा मम्मी की बड़ी बहन को, अम्मूमा माँ की माँ को, चिट्टपन चाचा को, कंजम्मा चाची को। राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है। कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में। उसका गांव का नाम है खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव राजस्थान के जोधपुर में है, और नाम खेजड़ी वृक्षों की वजह से पड़ा है। इस गांव में खेजड़ी वृक्षों की संख्या अधिक है। खेजड़ी के वृक्ष क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। ये सारे प्रश्न आप सीटेट की वेबसाइट पे जो ओल्ड पेपर पड़े हुए हैं उन्हें आप जब डाउनलोड करेंगे तो आप जब उसमें ईवीएस का पोर्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न हूबहू उसमें पूछे गए हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फैक्ट्स हैं, ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी के वृक्ष की छाल से दवाएं बनती हैं। लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, इसीलिए इस वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और इस वृक्ष की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनती है, और पत्तों को जानवर खाते हैं। तो ये वृक्ष पूरी तरह से इंसान के लिए काफ़ी तरह से मददगार होता है। तो जो खेजड़ी वृक्ष है ये रेगिस्तान में होता है, और ये बहुत छायादार भी होता है। ठीक है, अगली बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राइट टू एजुकेशन
एक्ट जो है उसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त, पहली बात तो फ्री शिक्षा देनी है और अनिवार्य शिक्षा देनी है, यानी सबको शिक्षा देनी है, ठीक है, जितने भी 6 से 14 वर्ष तक बच्चे हैं। आगे है अनीता कुशवाहा के बारे में। अनीता कुशवाहा बिहार की निवासी हैं, मुजफ्फरपुर जहाँ की लीची मशहूर है। बिहार की निवासी अनीता कुशवाहा है, नाम याद रखिएगा। ये मधुमक्खी पालन करती हैं। इन्हें गर्ल स्टार या चमकता सितारा कहा जाता है। गर्ल स्टार वो लड़कियां होती हैं, वो औरतें, वो महिलाएं होती हैं जो स्कूल जाके जिनकी जिंदगी बदल गई, यानी जिन्होंने स्कूल में शिक्षा पाई और वो अपने क्षेत्र में उन्होंने क्रांति कर दी। तो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में जो अनीता कुशवाहा जी हैं, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। मधुमक्खियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य अंडे देती हैं। मधुमक्खियों के जो अंडे देने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। नाम याद रखिएगा, अनीता कुशवाहा है, ये बिहार मुजफ्फरपुर से हैं और ये गर्ल स्टार हैं। आगे और भी गर्ल स्टार आपको मिलेंगे। रानी मक्खी अंडे देती, जैसे चींटियों में था कि रानी चींटी अंडे देती है, वैसे रानी मक्खी अंडे देती हैं। नर मक्खी काम नहीं करता। देखिए, नर मक्खी कामचोर होता है, वह काम नहीं करना चाहता, न काम वो करता है, ठीक है। अब जब मधुमक्खियाँ फूलों में जब रस पा जाती हैं तो एक तरह का नृत्य करती हैं, वो खुशी जाहिर करती हैं कि हाँ हमें रस मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। कई बार पूछेगा कि कौन सा ऐसा कीट है जो फूलों पर रस मिलने पर नृत्य करता है, तो ये मधुमक्खियाँ करती हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी, आप लोग इनसे परिचित होंगे, नहीं भी परिचित हो तो हम आपको बता दें कि ये वेट लिफ्टर भारोत्तोलक हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। पिता इनके पुलिस हवलदार थे और इन्होंने देश के बाहर 29 मेडल जीते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसमें एक भी फैक्ट्स नहीं छूटेगा क्योंकि आपके जो 15 के 15 क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं, इसलिए मैंने एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें फिर से 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये पूरी वीडियो से आपके 30 के 30 पूरे क्वेश्चन कवर होने हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल नया है लेकिन सीटेट की कक्षाओं के प्रति समर्पित है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसे भी आप याद रख सकते हैं। मधुबनी चित्रकला, देखिए बिहार की एक चित्रकला है मधुबनी चित्रकला, आपने कभी देखी भी होगी। बिहार की जो चित्रकला है मधुबनी चित्रकला है, इसमें चावल के घोल में प्राकृतिक रंग बनाते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा दीवार पर या फिर कहीं भी इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछली आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला है, खासकर मधुबन बिहार में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछली के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ फिर जगहों के नाम हैं, जैसे डेरा गाजी खाना, ये पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। और इसी के बारे में देखिए, जो हल होता है, जैसे जो हल मतलब जिससे हम खेती करते हैं, कुछ इस टाइप का होता है। हल को यहाँ पे कूरिगे कहते हैं और हंसिये को इरिगे कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको देखने सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। हल को कूरिगे कहते हैं और हंसिये को इरिगे कहते हैं। गाय के बारे में दिया है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जो काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं जो कि चबाने के लिए होते हैं। स्वाभाविक बात है, आपने गाय के दांत देखे हुए होंगे कि पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी एक ऐसी प्राणी है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए, मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, दांत उसके एक समय तक जाने के बाद रुक जाते हैं, दांतों का विकास रुक जाता है, ठीक है। लेकिन गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए गिलहरी कुछ ना कुछ हमेशा कुतरती रहती है ताकि उसके दांत बहुत ना बढ़ जाएं। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। आप इन स्थानों को याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि वलसड़ शहर गुजरात में है, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। एक भीमा संघ है, बच्चों का संघ है, उसे वो कर्नाटक में बनाया गया था। बस आपको इतना याद रखना है कि बच्चों का जो भीमा संघ है वो कहाँ बनाया गया था, कर्नाटक में। एक पौधा होता है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाला जाता है, यानी कि जब इससे ऐसा इसका तना है, इसमें हल्का छेद किया जाता है तो इसमें से पानी आने लगता है। तो ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। गिज्जू भाई बधेका, अगर आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने बीएड या डीएलएड किया होगा,
उसमें आपने गिज्जू भाई बधेका के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो गिज्जू भाई बधेका गुजरात के थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गुजरातियों के नाम के बीच में भाई लगा होता है या कुछ ऐसे ही, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये गुजरात के ही हैं। ठीक है, कुछ चिड़िया हैं जो अपना घोंसला कैसे बनाती हैं, इसका जिक्र किया गया है। और ये एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। और देखिए, इंडियन रॉबिन जिसे हम कलचिड़ी भी कहते हैं, एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड हो जा रहे दोनों। देखिए, जो कलचिड़ी होती है ना, जो कलचिड़ी होती है वो अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो ये ऊन, बाल और रुई का घोंसला बनाती है। ये काफ़ी नरम घोंसला बनाती है। कौन? इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी काफ़ी मुलायम घोंसला बनाती है, ऊन, बाल और रुई का घोंसला बनाती है। कौवा जो होता है उसके घोंसले की एक विशेषता होती है कि वो पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है उसी पर घोंसला बनाएगा, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाएगा। कोयल इतनी चालाक होती है कि घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। और कौवे सोचते हैं कि अंडा हमारा है, अंडा हमारा है, वो बड़े होने का इंतजार करते हैं। और जब अंडे में से कोयल निकल जाती है तो कोयल उसे लेकर उड़ जाती है। तो कौवा कितना भी होशियार हो, यहाँ कोयल उसे गधा बना देती है। अगली बात देखिए, फाख्ता। तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसले बनाता है। कैक्टस में भी कांटे होते हैं, मेहंदी में भी कांटे होते हैं, तो उन्हीं में छिप कर ये फाख्ता पक्षी घोंसले बनाती है। गौरैया पक्षी घरों में होती हैं। पहले आपने देखा भी होगा, अब तो गौरैया थोड़ी सी कम हो गई, पर गाँव वगैरह में अभी भी गौरैया हैं। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि गौरैया घरों में रहती है। कबूतर का तो आप जानते होंगे, खंडहरों में रहती है। जो पुराने मकान होते हैं उसमें कबूतर अपना डेरा लगा लेते हैं। बसंत गौरी एक चिड़िया होती है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है, यानी कि जैसे पेड़ का तना रहता है तो इसमें इसने छेद कर देती है और यहाँ पे ये अपने अंडे रख देती है। ठीक है, ये बसंत गौरी। सबकी अलग अलग टेक्निक है, इसे आपको याद रखना है। दर्जिन चिड़िया, आपको पता होगा कि दर्जिन से नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ ये बुनकर या सीकर बनाती होगी। तो इसके चोंच नुकीले होते हैं जैसे सुई की तरह, तो ये पत्तों को सीकर एक थैली नुमा घोंसला बना लेती है। शक्कर खोया एक चिड़िया होती है जो लटकते हुए घोंसले बनाती है। वीवर पक्षी होती है, ये वीवर जो पक्षी होता है ना, इसके नर पक्षी घोंसले बनाते हैं, यानी जो मेल होते हैं। और जो घोंसला सबसे सुंदर होता है उसी को सेलेक्ट करके मादा पक्षी उसमें अंडे देती है। ठीक है, वीवर पक्षी के बारे में आप याद रखिएगा कि इसमें नर पक्षी जो हैं घोंसले बनाते हैं और जो घोंसला सबसे सुंदर होता है उसी में मादा वीवर पक्षी अंडे देती है। ठीक, यहाँ पर देखिए माघी बिहू। माघी बिहू का तात्पर्य है यह असम का एक त्यौहार है। क्या कह रहा है? माघी बिहू ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिहू असम का एक त्यौहार है। तो माघी बिहू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माघ माह की प्रथमा व द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। माघ माह की प्रथमा व द्वितीया तिथि को मनाया जाता है माघी बिहू। ठीक है, असम का त्यौहार है, याद रखिएगा, असम का त्यौहार है। 14-15 जनवरी को आमतौर पर मनाया जाता है। और जो असमिया कैलेंडर है ना, उसके 10वें माह में मनाया जाता है, यानी जो असम का कैलेंडर है उसके 10वें माह में मनाया जाता है माघी बिहू। पहले दिन को उरुका कहते हैं, उरुका कहते हैं। जैसे हर त्यौहार के पहले दिन को कुछ कह दिया, जैसे 3-4 दिन का त्यौहार है तो पहले दिन को कुछ कह दिया, तो इसमें उरुका कहा जाता है। इस दिन ना ये अस्थाई छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। असम के निवासी माघी बिहू के पहले दिन, उरुका के दिन, अस्थाई छप्पर भेला घर बनाए जाते हैं, उस दिन बनाते हैं। ये उस दिन बोरा चावल पकाते हैं जो कि पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है, बोरा चावल। और रात में चेवा चावल बनाते हैं। ठीक है, और जब ये सुबह उठते हैं तो मेजी जलाते हैं, सुबह उठकर ये मेजी जलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माघी बिहू जो त्यौहार है ये असम का त्यौहार है। असमिया कैलेंडर के 10वें माह में या माघ की प्रथमा व द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहला दिन उरुका कहलाता है, उस दिन ये अस्थायी घर बनाते हैं जिसे भेला घर कहा जाता है। कुछ चीज़ें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए, पोचमपल्ली बुनाई तेलंगाना के प्रसिद्ध है, कुल्लू की सॉल प्रसिद्ध है, असम की सिल्क प्रसिद्ध है और कश्मीर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है, कश्मीर की कपड़ों पे जो कढ़ाई होती है वो प्रसिद्ध है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है और भाषा अरबी है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम, भाषा अरबी। केरल मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा मसाले केरल में होते हैं। राजौरी ज़िला जम्मू कश्मीर में है। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में आपने सुना होगा, राजौरी ज़िला काफ़ी मतलब जैसे टेररिस्ट वगैरह अटैक करते हैं राजौरी, पुंछ, इसी सब इलाके में,
तो ये जम्मू कश्मीर का ज़िला है, ठीक है। चींटियाँ जो हैं कतार में गंध द्वारा रास्ता, आप लोगों को पता होगा जैसे ऐसे ऐसे चींटियाँ जाती है तो हमेशा लाइनिंग में ही जाती है, मतलब एक पंक्ति में जाती हैं ऐसे ऐसे ना। तो ये एक गंध छोड़ती है, जो आगे चल रही चींटी वो एक गंध छोड़ती है, उसी को सूंघते हुए पीछे वाली चींटी कतार में अपना रास्ता तय करती है। रेशम का कीट होता है वो अपने मादा को, यानी जो फीमेल होती है, उसे स्मेल द्वारा दूर से ही पहचान लेता है। अच्छा, कुत्ते के बारे में आपने देखा होगा कि कुत्ता जहाँ तहाँ जाता है वो टॉयलेट करता रहता है। तो ये मल मूत्र द्वारा क्षेत्र का निर्धारण कर, जैसे कुत्ता यहाँ से गुजरा यहाँ टॉयलेट कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। उसके बाद अगर इस बीच में कोई और कुत्ता आके टॉयलेट कर दिया तो कुत्ता जान जाएगा कि ये कोई और आ गया, या फिर कुत्ता इसके बाहर जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि हम अपने एरिया से बाहर निकल रहे हैं। समझ गए? तो कुत्ता मलमूत्र द्वारा क्षेत्र का निर्धारण करता है। चील, बाज, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना देख सकते हैं। ये जो पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध, ये मनुष्य से 4 गुना देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी दूर से आसमान में ये उड़ते रहते हैं और ज़मीन पे छोटे छोटे चूहे को या फिर छोटे छोटे जानवरों को वो देख लेते हैं और आके पकड़ लेते हैं। तो काफ़ी इनकी जो दृष्टि होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, मनुष्य से 4 गुना ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सुनामी शब्द से आप सभी परिचित होंगे, 2004 में आया था। अंडमान की एक आदिवासी जाति थी जो सुनामी आने के पहले जानवरों के अजीब व्यवहार को पहचान कर अपनी जान बचा ली थी। यानी जब सुनामी आने वाली थी तो उससे पहले जानवर अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। तो एक आदिवासी जनजाति थी जो ये देख के उन्हें पता चल गया कि कोई खतरा आ रहा है, तो उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और उनकी जान बच गई, ठीक है। भारत में जो सपेरे होते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। और सपेरों के जो सपेरे लेकर चलते हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी यानी जो बजाते हैं वो लौकी से आमतौर पर बना होता है। यानी कि जब लौकी बड़ी हो जाती है ना, तो जैसे ये लौकी है, ये बड़ी हो गई तो इसके बीच का मटेरियल निकाल के फिर इसी को वाद्य यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ जानवरों का जिक्र है, जिसमें सबसे पहला जानवर है स्लॉथ का। स्लॉथ का जिक्र है। स्लॉथ एक ऐसा जानवर होता है ना जो सबसे आलसी जानवर होता है। हम लोग अपने आप को कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि हम आलसी हैं, वो आलसी है, लेकिन ये जानवर कितना आलसी है अभी आप लोग देखेंगे। ये पहली बात तो भालू की तरह दिखता है। ये दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटकता रहता है, इसे और कोई काम नहीं, 17 घंटे ये पेड़ों से उल्टा लटकता रहता है। इसका जो 40 वर्ष का जीवन होता है ना, ये सिर्फ 8 पेड़ों पर बिता देता है, उसकी पत्तियां खाता रहता है। यानी ये इतना आलसी होता है कि एक पेड़ पर 5 साल तक रह जाता है। देखिए कितनी मतलब मज़ेदार बात है। एक ही पेड़ पर ये इतना आलसी होता है कि दूसरे पेड़ पर नहीं जाना चाहता, एक पेड़ पर लगभग 5 साल बिता देता है। और सप्ताह में एक दिन शौच करने के लिए नीचे आता है, यानी कि एक दिन वो फ्रेश होने के लिए नीचे आता है और सप्ताह में फिर उसी पेड़ पर चढ़ जाता है, उसकी पत्तियां खाता है, उसी से 17 घंटा उल्टा लटका रहता है। बाकी उसे ना कोई काम रहता है। इसीलिए संसार का सबसे आलसी जो जंतु है वो स्लॉथ कहा जाता है, ठीक है। अगला जानवर है बाघ। बाघ के बारे में देखें तो बाघ के आपने देखा होगा कि जैसे ये बाघ है, इसका कान हम बना देते हैं, तो यहाँ पे बाघ के छोटी छोटी ऐसे मूछें बनी होती है, बिल्लियों की भी बनी होती है, बाघ की भी बनी होती है। तो ये जो मूछें होती है ना, इसमें वाइब्रेशन होता है, तो ये पता कर लेते हैं कि आसपास कहीं शिकार आ रहा है, ठीक है। अंधेरे में ये मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अब जैसे कुत्ते मूत्र द्वारा अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, वैसे बाघ भी करते हैं। और इनकी दहाड़ जो होते 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और बाघ के जो कान हैं वो बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, यानी रोटेट कर जाते हैं। बाघ के जो कान होते हैं, जैसे उल्लू अपना सिर रोटेट कर लेता है, वैसे बाघ के कान घूम जाते हैं। पत्तों के हिलने व शिकार के हिलने का अंतर पहचानता है बाघ। यानी कि अगर कोई जैसे वो सो रहा है, हवा चली, पत्ते हिले, आवाज़ हुई, लेकिन वो नहीं जगेगा। लेकिन अगर कोई जानवर जा रहा है, उसके चलने से आवाज़ हुई, तो उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं ये कोई जानवर जा रहा है। तो ये अंतर वो पहचान लेता है। ये अंतर उसे पहचानने में मदद क्या करता है, उसकी मूछें करती हैं, ठीक है। मूछें वाइब्रेट होती हैं और उसी के द्वारा उसे शिकार का ज्ञान हो जाता है। निपेंथिस एक शिकारी पौधा है जिसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। ये अपने रंग और खुशबू की वजह से कीटों को एकत्रित करता है। जैसे ही कीट इसमें आके बैठते हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ये खट से जाके ढक्कन बंद हो जाता है और इस कीड़ों को ये पौधा खा लेता है। तो इस पौधे को जो है शिकारी पौधा भी कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, अगर आपने सैंडल कभी पहनी हो या फिर कई और चीज़ों में
आपने देखा होगा कि एक बंद करने का होता है जिसमें चरचर की आवाज़ आती ना, जिसे वेलक्रो कहते हैं। तो जो वेलक्रो होता है इसे जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसका आविष्कार किया था वेलक्रो का, जो कि आज अब तो थोड़ा सा उसका वो क्रेज खत्म हो रहा है, पर बीच में अभी भी काफ़ी चीज़ में, जैसे बेल्ट होता है उसमें इस्तेमाल कभी कभी होता है, या फिर गर्म पट्टी वगैरह में कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने इसे खोजा था। उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी जिला। कालाहांडी जिला, इसमें सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। ठीक है, कालाहांडी जिला वो कहाँ का है? उड़ीसा का है। मामिड़ी ताड़ा, आंध्र प्रदेश में जो आम का पापड़ बनता है इसे मामिड़ी ताड़ा कहते हैं ना, ये आप याद रखिएगा। आम का पापड़ को मामिड़ी ताड़ा कहते हैं। कुछ चीज़ें भारत में कैसे आईं? क्योंकि भारत में कुछ चीज़ें तो बाहर से आई। तो मिर्ची जो है दक्षिण अमेरिका से आई। कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से आई मिर्ची। भिंडी और काफ़ी अफ्रीका से आई। गोभी और मटर पुर्तगाल से आया। और सोयाबीन चीन से आया। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई। आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो आपको आधी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको पूरी बात ना समझ में आए तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपको दुनिया भर के मैराथन क्लास यूट्यूब पे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा वो पड़े हैं, मैटर पड़े हैं। एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने से आप बल्कि कंफ्यूज होंगे। आप सिर्फ वही पढ़िए जहाँ से आपके 30 के 30 क्वेश्चन फंस जाएँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता चल गया है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देखिए। ठीक है। अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। भारत में अलबरूनी आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। घड़सीसर एक झील थी ना, इसे जैसलमेर के जो संस्थापक राजा थे उन्हीं ने बनवाया था, घड़सीसर झील। गोलाकुंडा किला तेलंगाना में है। और मृत सागर जो है वो सबसे नमकीन पानी का सागर है। इसमें यहाँ तक कि इसमें कोई भी तैर सकता है ना, इसमें कोई मनुष्य डूबेगा नहीं। ये इतना खारा है, इतना नमकीन है कि मृत सागर इसका नाम भी है। कुछ जानवरों के सोने का समय है कि कौन से जानवर कितना देर सोते हैं। ये कुछ जानवरों का ही क्यों है? क्योंकि उस बुक में इन्हीं जानवरों का जिक्र है। एक्स्ट्रा हम आपको कई जानवर बता सकते थे कि कौन कितना सोता है, लेकिन जिनका आवश्यकता है उन्हीं का आप पढ़िए। गाय जो है वो सिर्फ 4 घंटे सोती है। आपने हाथी भी देखा था कि 2 से 4 घंटे ही सोता है। अजगर देखिए 18 घंटे। अजगरों का उदाहरण भी दिया जाता है कि क्या अजगरों की तरह सोए पड़े हो। तो अजगर चूँकि 18 घंटे सोता है, अजगर का याद रखिएगा। जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोता है। एक व्यक्ति थे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के जीवाणु की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे? रोनाल्ड रॉस थे। ठीक है। सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये अंतरिक्ष में गई कितनी दूर थी? तो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में ये गई थी। कौन? सुनीता विलियम्स। अब देखिए, लद्दाख में जब आप जाएंगे ना तो आपसे कोई जूले जूले कहे तो इसका मतलब वो आपका स्वागत कर रहा है। तो लद्दाख में जूले जूले का क्या अर्थ है? स्वागत। एक चांगपा लोग होते हैं। चांगपा लोग जो होते हैं वो घुमंतू लोग होते हैं। वो भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग आप याद रखिएगा कि भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। उनके पास एक बकरी होती है जिससे वो पश्मीना ऊन निकालते हैं। पश्मीना ऊन से बनी शॉल, पश्मीना ऊन से बनी चादर काफ़ी महंगी होती है। शॉल है, काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो ये बकरियों से प्राप्त होती है, भेड़ से नहीं प्राप्त होती है। ये चांगपा प्रजाति के लोग मतलब इन बकरियों को रखते हैं, पालते हैं। और चांगपा प्रजाति के लोग तिकोने टेंट बनाते हैं रहने के लिए। ऐसे टेंट बनाते हैं, इन्हें रेबो कहते हैं। ठीक है, रेबो। तिकोने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। बछेंद्री पाल, आप सभी जानते होंगे कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला गढ़वाल की हैं। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट वहां बिताया था, यानी माउंट एवरेस्ट की पीक पर। विश्व की 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी और भारत की प्रथम थी। भारत की प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि एवरेस्ट पर कितनी देर रही थी? 43 मिनट। ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। और जो पहाड़ पे चढ़ना होता है, जैसे एवरेस्ट पे या फिर किसी भी पहाड़ पे जो चढ़ना होता है ना, तो चढ़ते हैं जो उसे कहा जाता है क्लाइंबिंग,
और जो उतरते हैं उसे कहा जाता है रैपलिंग। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। चढ़ने को क्लाइंबिंग, ये तो इंग्लिश वर्ड से आपको पता होगा। रैपलिंग भी आप याद रखिएगा कि उतरने को रैपलिंग कहा जाता है, चढ़ने को क्लाइंबिंग और उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। श्रीनगर में हाउस बोट पाया जाता है, 80 फीट लंबा, 8 से 9 फीट चौड़ा। ये टूरिस्ट के लिए होता है, टूरिस्ट को घूमने के लिए श्रीनगर में ऐसे लंबी लंबी बोटें, मतलब 80 फुट बहुत ज़्यादा लंबाई होती है, उतनी लंबी बोट होती है टूरिस्ट के लिए। लकड़ी के डोंगे होते हैं, डल झील और झेलम नदी में ये डोंगे काफ़ी पाए जाते हैं। ये परिवार के लिए पाए जाते हैं, इनमें फैमिली भी रहती है। और इन नाव में ना जो बाहर की तरफ उभरी जालीदार खिड़कियाँ रहती हैं, डब कहते हैं। नाव में नहीं, श्रीनगर में जो बाहर की तरफ उभरी जालीदार खिड़कियाँ पाई जाती हैं उन्हें डब कहते हैं। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखे घर, ये कश्मीर के घर होते हैं, ठीक है। कश्मीर में पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक घर बनाए जाते हैं। भुज एक जगह है गुजरात में, इसमें 2001 में काफ़ी बड़ा भूकंप आया था जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि कब आया था भूकंप, 2001 को। वह ये जान लिखा गया है, वैष्णो जन तो तैने कहिए, पीर पराई जानी रही। ये गुजराती में लिखा गया है। ये भजन महात्मा गांधी को अत्यधिक प्रिय था। ये भजन शायद नरसिंह मेहता का है। तो ये बस आपको इतना याद रखना है कि वैष्णो जन तो तैने कहिए, पीर पराई जानी रही। ये जो भजन है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। ये देखिए दोबारा यही फैक्ट हो गया है। अब देखिए एक सूर्य मणि थी, जैसे एक गर्ल स्टार मैंने आपको अनीता कुशवाहा बताया था जो मधुमक्खी का पालन करती थी, बिहार मुजफ्फरपुर की थी। इसी तरह एक सूर्यमणि थी ना, सूर्यमणि कुडुक समाज की आदिवासी महिला थी, झारखंड की थी। ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन इनके द्वारा किया गया था। ये जंगल की काफ़ी मतलब जंगल से परिचित हैं, तो जंगल को बचाने में इनका काफ़ी योगदान भी है। और कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जब सूर्यमणि से बात हुई तो इन्होंने बार बार तोरांग जो बोला उसका मतलब था जंगल, ठीक है। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। इसमें एक रूल बनाया गया था कि जो 25 साल में जो लोग जंगल में रह रहे हैं ना, उनका जंगल पर अधिकार होगा, जंगल की संपत्तियों पर अधिकार होगा और उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। ये जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है। अगली बात कर लेते हैं झूम खेती, जो कि मिजोरम में की जाती है। झूम खेती क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पर मिजोरम में यहाँ पर जैसे खेती हुई, यहाँ पहले वन संपदा रही होगी ना, तो इसको ये लोग जला देते हैं और जला के इसको खेती योग्य भूमि बना देते हैं। फिर इस पर एक बार खेती करके इसको छोड़ देते हैं, फिर अगली ज़मीनों पे जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको जलाते हैं। अच्छा, जब इस पर खेती करते हैं तो ये वाली में फिर से घास फूस उगाते हैं, फिर इसको जलाते हैं, फिर इसमें बीज बोते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब झूम खेती में जब फसल पक जाते हैं ना, तो एक नृत्य किया जाता है, चेराओ नृत्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। आप ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे, आप प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे होंगे कहीं से, तो आपको पता होगा कि चेराओ नृत्य जो है मिजोरम में मनाया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इन क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली क्लास मैंने EWS की मतलब बनाई है वीडियो, इसके बाद मैं 5 सब्जेक्ट की आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर इन 5 वीडियोज़ को देख लें, 5 सब्जेक्ट के वीडियोज़ को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके 150 में 120 प्लस मार्क्स आने की मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यही सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिनाई है आपको पढ़ने में। ये सारे फैक्ट्स आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। और इन क्वेश्चन का, जैसे अभी आपने जो फैक्ट पढ़ा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं आते हैं कि नहीं, तो मैं प्रीवियस ईयर का ही सब क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके पहले का नहीं दिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जो अभी ये मेरा ही पेपर था तो मैं अपने ही पेपर से निकाल रहा हूँ सारे क्वेश्चन जो EVS के आए थे। तो EVS में देखिए सबसे सीधे सीधे पूछ देता है कि कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीनतम नृत्य रूप है। तो मिजोरम का अभी अभी मैंने बताया था कि एक चेराओ नृत्य है, जो कि झूम जो फसल होती है ना, जब झूम फसल पक जाती है तो मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? चेराओ नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? तो देखिए अगर अपने क्लास की वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा तो आप हमने बताया था कि जो कौवे होते हैं ना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर वो बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं।
दर्जन चिड़िया सीकर बनाती है, एक बढ़िया थैली नुमा आकृति बनाती है। लेकिन जो बसंत गौरी होती है ना, बसंत गौरी के बारे में हमने देखा कि ये पेड़ के तने में अपने अंडे रखती है, यानी अंडे रखती है यानी घोंसले बनाती है ना। तो ये जो बसंत गौरी है इस विकल्प में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हमने बताया कि जो सबसे उम्रदराज हाथी मादा हाथी होती है वही हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। तो इसमें देखिए, सबसे छोटी मादा हाथी नहीं, सबसे बड़ा नर हाथी नहीं, सबसे छोटा नर हाथी नहीं, सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वो झुंड की मुखिया होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपको भी पता चले कि मैं जो बात बता रहा हूँ ऐसे हवा हवाई नहीं बता रहा हूँ। जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो एग्जाम में आई हुई हैं। क्वेश्चन है, गांव का नाम वहां उगने वाले खेजड़ी पेड़ों के नाम से पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो हमने बताया था कि एक खेजड़ली गांव है। खेजड़ली गांव जो है वो राजस्थान में, और राजस्थान में ही खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं रेगिस्तान में, और रेगिस्तान सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये जो खेजड़ी पेड़ों के नाम से गांव का नाम पड़ा खेजड़ली, वो राजस्थान में है। देखिए, जगह का जो मैं बता रहा था कि सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब मेरे एग्ज़ाम में ऐसे पूछा था कि कौन सा एक स्थान केरल में है। तो केरल में आपको मैंने बताया था वलसड़ शहर जो है वो गुजरात में है। कोझिकोड शहर मैंने बताया था कि केरल में है। तो आपको अगर एक बार में नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार और देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन मैंने बताया था, जैसे मौसी होती, बड़ी मौसी को हम क्या कह सकते हैं? तो वलियम्मा कहते हैं, वलियम्मा। और अम्मू माँ किसको कहते हैं? माँ की माँ को, माँ की माँ को, यानी कि नानी को अम्मू माँ कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए भी हैं, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि जो एक छोटे से पेड़ की झाड़ी या शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? आप पढ़कर इस क्लास को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौवा तो बनाता नहीं है, और भारतीय रॉबिन बनाती नहीं है, सूर्य पक्षी बनाती नहीं है। तो आपको पता होगा, तो आप बताइए कि कौन सा इसमें सही विकल्प होगा। ठीक है, अगला हम वो देख लेते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए, जो माघी बिहू त्यौहार था ना, उसी में तो बोरा चावल बनाया जाता था जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता था। और माघी बिहू कहाँ का त्यौहार था? असम का त्यौहार था। असमिया महीने के, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने मनाया जाता था, या माघ के पहले या दूसरे तिथि को मनाया जाता था। तो ये जो बोरा चावल है वो असम का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? तो जो हमने आपको बताया था कि घटपर्णी का पौधा, ये जैसे घड़े की तरह होता भी है, इस पर एक ढक्कन टाइप लगा होता है। ठीक है, ये अजीब तरह के गंध छोड़ता है और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा होता है, जिससे कीट आकर्षित होते हैं। यहाँ से आकर इस पर बैठे, इसके अंदर चले गए, तुरंत ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये पौधा कीड़ों को खा लेता है। तो घटपर्णी का जो पौधा होता है वो कीड़ों का, मैंने आपको बताया था, इसको निपेंथिस भी कहते हैं, उसमें निपेंथिस लिखा रहा होगा। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनती है? तो हमने बताया था कि जो घुमंतू प्रजाति के लोग होते हैं वो बकरियों को लेकर चलते हैं, और इन्हीं बकरियों से पश्मीना ऊन, ये काफ़ी महंगी होती है और सॉफ्ट होती है। तो ये काफ़ी महंगा बनता, जो पश्मीना ऊन से जो सामग्री बनती है काफ़ी महंगी बिकती है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है इसके लिए नहीं, प्लेग पिस्सुओं से फैलता नहीं, डेंगू मच्छर से फैलता नहीं, मलेरिया मच्छर से फैलता है, इस बात की इन्होंने जानकारी दी थी। तो इसके लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल सही बात है। नर मक्खी कोई काम नहीं करता है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन की खोज करती है, उसे छत्ते में लेकर आती है। तो हमने देखा कि कौन सा इसमें विकल्प गलत हो सकता है। ये जो कार्यकर्ता ये जो सभी मादा मक्खी जो अंडे देती हैं, ये सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती हैं। जो रानी मक्खी होती है ना, वही भर अंडे देती है। तो यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा। ए, बी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैंने आपको बताया था कि कौन सा पकवान कहाँ खाया जाता है।
तो नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका जो है केरल में खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी पकी मछली कश्मीर में खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी पकी मछली खाई जाती है गोवा में। और छोले भटूरे खाए जाते हैं पंजाब में। तो अगर आपको तीन भी विकल्प पता होगा तो चौथा आप आराम से कर लेंगे। तो ये सारी बातें मैंने वीडियो में बनाई हुई थी। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो सीधी बात है कि वो कश्मीर से आया होगा। ठीक है, ये बात मैंने वीडियो में आपको सारी बताई हुई है। देखिए, ये कह रहा है, कोई छात्र है बता रहा है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई होती है। वह किस राज्य से आया होगा? तो आपने देखा होगा सारी विशेषताएं राजस्थान की हैं, क्योंकि बारिश बहुत कम, गर्मी बहुत ज़्यादा, मिट्टी की दीवारें, कटीली झाड़ियों की छत। ठीक है, तो ये राजस्थान से लड़का आया था। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सही बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये गलत बात है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो गलत बात है। अगर ये छायादार है तो कम पत्तियां कहाँ से होंगी? तो इसका जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है सही, ए, बी और डी विकल्प इसका सही है। तो आपने देखा कि किस तरह उसी क्लास से सारे क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है। स्लॉथ के बारे में निम्नलिखित सही कथन चुनिए। स्लॉथ के बारे में मैंने बताया था महा आलसी जीव। तो ये कितने घंटे सोता है आपको मैंने बताया था, तो आपको बताना है। तो देखिए, स्लॉथ भालू जैसे तो दिखते हैं पर 22 घंटे नहीं सोते। स्लॉथ बनमानुष की तरह नहीं दिखते, एक ही ऑप्शन है जो सही है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। ये क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये क्लास देखी होगी पूरी तो आपके 15 नंबर तो एकदम यहीं से फिक्स हो गए। 15 नंबर आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अगले पार्ट का इंतजार करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें अगला पार्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छा है और कम कंटेंट में आप बहुत अच्छा स्कोर सीटेट में कर लेंगे। तो आगे की वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।